हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पर्म का अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, उसकी चौड़ाई लंबाई कितना होता है, और एक ओवम जो होते हैं उस एक मैच्योर ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए कितने स्पर्म की आवश्यकता होती है। डिफरेंशिएशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हिस्ट्री, कंक्लूजन, देन जो है रेफरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन। तो spermatozoon is the male gamete. It is highly specialized morphologically as well as physiologically for activity motility। ठीक है, ये कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली और एवं जो है फिजियोलॉजिकली जो है एक्टिव मोटेलिटी नेचर का होता है, यानी कि गमनशील नेचर के इसमें जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, द स्पर्म हैज टू एसेंशियल फंक्शन। इसके क्या होते हैं, दो एसेंशियल जो है वो फंक्शन होता है, दो इसके काम होते हैं। बोलता है इट एक्टिविटीज द एग टू इनिशिएट। ठीक है, एग को जो इनिशिएट करने का काम जो है वो करता है, और उस तरह से आपका जो है डेवलपमेंट एंड इट सप्लाइज अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो है वो हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है उसको जो है वो सप्लाई करने का काम करता है। एम्ब्रियो नहीं होता एक्चुअल में, कहाँ पर होता है, जो ओवम होते हैं। तो ओवम में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होते हैं, ओवम के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, और उस तरह से स्पर्म के पास भी अपना खुद का न्यूक्लियस होते हैं। तो दोनों हैप्लॉइड होता है, तो जब दोनों आपस में जब मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, जायगोट का इसमें फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है, डिप्लॉइड नेचर किसमें होता है। अब बोलता है इफ हैज नो न्यूट्रिटिव मटेरियल टू सप्लाई टू द एम्ब्रियो। ये जो है कोई भी प्रकार के न्यूट्रिटिव मटेरियल को सप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ओवम के अंदर खुद ही ग्रोथ फेज जो होता है, oogenesis की जो प्रोसेस में ग्रोथ फेज होता है, वहां पर खुद का उसका क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल का जो है उसमें सिंथेसाइज जो है वो हो जाता है। इसलिए कोई भी प्रकार के न्यूट्रिटिव मटेरियल का सप्लाई नहीं करता। ठीक, अब उसके बाद हो गया इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म को इसमें देखते हैं। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान निम्न चेंज इसमें जो है दिखाई देता है। तो पहला चेंज इसमें आएगा, चेंज इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या चेंज होते हैं, तो बोलता है द शेप ऑफ द न्यूक्लियस चेंज फ्रॉम द यूजुअल स्पेरिकल ऑन द इलोंगेट वन। ठीक है, कैसा होते हैं, इसका जो फेस मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट हो जाते हैं, स्पेरिकल रूप से इलोंगेट फॉर्म में जो है वो आ जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें एक्रोसोम फॉर्मेशन। तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा क्यों, क्योंकि जो है वो फीमेल के जो ओवम होते हैं, तो उसको ओवम में जो उसका लेयर होता है जिसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा, उसको लेयर को तोड़ने के लिए, तब उसमें जो स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है, उसके तोड़ने के लिए जो है वहां पर एक्रोसोम का इसमें फॉर्मेशन जो है किया जाता है। तो क्या बोलता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से होता है। तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होगा किससे, गोल्गी बॉडी के थ्रू जो है वहां पर इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, फेस क्या होता है, तो बोलता है इस फेस में गोल्गी अपर्चर न्यूक्लियस के लोअर रीजन की ओर जो है वो माइग्रेट करने लगता है। इस केस में क्या होगा, गोल्गी जो अपर्चर रहता है वो जो है न्यूक्लियस के लोअर रीजन की ओर जो है वो माइग्रेट करेगा, आना शुरू करते हैं। उस तरह से एक्रोसोमिक वेसिकल फ्लैट होकर कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो करता है, जो कि न्यूक्लियस के एपेक्स पार्ट से अटैच हो जाता है। न्यूक्लियस का जो ऊपरी पार्ट होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के इस ऊपरी पार्ट से ऐसा क्या होगा, यहाँ पर जाकर वो अटैच जो है वो हो जाता है, ऐसा इसमें अटैच जो है वो होता है। अब उसका बोलता है एक्रोसोम के आउटर मेम्ब्रेन को आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और उस तरह से इनर मेम्ब्रेन को इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के नाम से इसको जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें क्या बोलता है, एक्रोसोमल वेसिकल जो है आपका जो है हाइलोनिडेस एंजाइम एवं जो है एक्रोसिन प्रोटीन कंटेन होता है जी। ठीक है, जो एक्रोसोम होता है उसमें आपका हाइलोयूरोनिडेस एंजाइम रहता है, उसी तरह से इसमें जो है आपका एक्रोसिन नामक जो है इसमें प्रोटीन जो है वो रहता है, जो कि जो ना पेलिसिडा की जो लेयर होते हैं उसको पेनिट्रेट करने में जो है हेल्प करता है। इस फेस में जो है स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस इलांग होने लगता है। इसमें क्या होगा, ये स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है इलांग होना शुरू हो जाते हैं, और उस तरह से आपका एक्रोसोमल कैप जो है न्यूक्लियस के मैक्सिमम जो पार्ट होता है इसको जो है घेर लेता है, और अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एन्यूल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मिडिल पीस एंड प्रिंसिपल पीस ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटिड। और इसके कारण ही वहां पर जो है 2-3 चीजों का इसमें फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। हाइट का फॉर्मेशन होता है, मिडिल पीस एवं जो है प्रिंसिपल पीस का जो है इसमें डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसमें होता है।
डायग्राम है। तो पहले हमारे पास कुछ तरह इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पर जो गोल्गी अपर्चर्स रहते हैं ये अगर टूटेगा क्या होगा, गोल्गी वेसिकल्स में वो टूटते हैं और यही गोल्गी वेसिकल जो है वो एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ये न्यूक्लियस हमारा, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर में जो है वो एक्रोसोम का क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा। नीचे को हमारे पास पाए जाते हैं सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल होता है, एक होता है हमारे पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल। नीचे को जो है आपका एक्सली फिलामेंट का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो आगे जब ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो जो एक्रोसोम है कैसा होगा, फ्लैट होकर जो है आपके स्पर्मेटिड न्यूक्लियस होता है उसको घेरना स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से जो गोल्गी बॉडी होता है वो नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आने से आपका पीसी और डीसी से आपका एक्साइल फिलामेंट का जो है वो फॉर्मेशन होना शुरू होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें और क्या होगा, ये जो हमारे पास था क्या था, एक्रोसोम था। एक्रोसोम कैसा होगा, यहाँ पर फ्लैट होकर जो है इसके घेरना स्टार्ट किया, मतलब जो हमारे पास पाया जाता है न्यूक्लियस उसको घेरना स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इसका गोल्गी बॉडी होता है वो नीचे को, साथ ही साथ आपके जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है वो भी कहाँ पर जो है वो नीचे को जो है आना शुरू होते हैं। एक्साइल फिलामेंट आने की जो मिडिल पेज के इसमें फॉर्मेशन होगा वहां पर जो आना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो एक्रोसोम इसके मैक्सिमम पार्ट को जो है वो घेर लेता है और नीचे को आपके क्या होता है, एक्साइल फिलामेंट जो है वो अधिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कवरिंग के रूप में थोड़ा सा लंबा हमारे पास जो है प्राप्त होता है। ठीक है, और जब इसमें मेच्योरेशन होता है तब क्या होगा, एक्रोसोम के होंगे कैसे आपके लगभग इसके जो है 90% भाग को पूरी तरह से इसमें जो है वो घेर लेता है। अब घेरने के बाद आपके गोल्गी अपर्चर्स, उसी के साथ साथ आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्साइल फिलामेंट के जो है नीचे की ओर जो है पूरा आना स्टार्ट हो जाने की आ जाते हैं। और उस तरह से जब इसमें मेच्योरेशन होगा क्या बनेगा, तीन हमारे पास जो है पार्ट्स रूप में प्राप्त होता है। पहला हेड प्राप्त होंगे, मिडिल पीस प्राप्त होगा, उस तरह से हमारे पास जो है प्रिंसिपल पीस के रूप में जो है प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके होगे क्या, आपका न्यूक्लियस होगा और एक्रोसोम रहेंगे, उसी के साथ यहाँ पर पाए जाएंगे इसका सेंट्रियोल भी इसमें रहता है। और आपके जो एक पाए जाते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, उससे आपका एक्साइल फिलामेंट का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इसमें तीसरा आता है चेंज इन द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का भी हुआ था चेंज, हमने बात की थी इसमें। ठीक है, क्या होता है इसमें, द सेंट्रोसोम ऑफ द स्पर्मेटिड कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। इसमें जो है 2 सेंट्रियोल इसमें पाया जाता है। अब बोलता है स्पर्म के राइट एंगल से मेन एक्सिस और जो है पोस्टीरियर सरफेस पर न्यूक्लियस के 2 सेंट्रियोल का निर्माण होता है, जिसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहा जाता है। यहाँ पर 2 सेंट्रियोल का इसमें निर्माण होता है, एक होता है प्रॉक्सिमल और दूसरा होता है इसमें डिस्टल सेंट्रियोल का निर्माण। इसमें जो है 2 सेंट्रियोल का निर्माण इसमें होता है। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, यानी कि ये जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वो जो है रहता है, नीचे को जो है वो रहता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो आपका बेसल ग्रेन्यूल के समान जो है वो कार्य करता है। और क्योंकि इसे टेल पर जो है इस बेस पर कार्य करना होता है, इसलिए जो होता है आपके जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उससे एक्साइल फिलामेंट के इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। चेंज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इन मैमल्स माइटोकॉन्ड्रिया स्पेरिकल से फॉर्म में होता है और एक्साइल फिलामेंट के जो है तरफ अराउंड में होते हैं, मतलब एक्साइल फिलामेंट के चारों तरफ वो जो है क्या होता है, पाया जाता है। क्योंकि जो उसका जो फिलामेंट रहेगा इस तरह से इसमें फिलामेंट रहता है, तो यहाँ पर आपके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, ताकि जो ये हमारा स्पर्म होता है इसको स्पर्म को क्या करे, गमनशील के लिए, मोटालिटी के लिए वहां पर क्या करेगा, उसको एनर्जी देने का काम जो है वो करता है। ठीक है, अब उसके बाद है इसमें चेंज इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें चेंज होगा तो स्पर्मेटिड के साइटोप्लाज्म रिड्यूस होने लगता है, जिससे लेयर जो है वो कंसिस्ट हो जाता है। उसमें क्या बनेगा, लेयर का इसमें जो है वो फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। अब क्या बोलते हैं इसमें, चेंज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बोले इसके द्वारा एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडिल पीस और मुख्य भाग टेल के एक्साइल फिलामेंट जो है वो सराउंड हो जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसके जो स्पर्म के जो भाग होते हैं तो उसके चारों तरफ से उसको घेर कर जो है वो रखे हुए रहता है। अब उसके बाद आगे इसमें रिंग सेंट्रियोल। तो रिंग सेंट्रियोल क्या होता है, इसमें आपका देखते हैं रिंग सेंट्रियोल डिफरेंट फॉर्म में होता है और इसका जो इट इज फंक्शन इज अननोन। इसका जो है वो कोई अभी तक फंक्शन अननोन है, इसका ज्ञात नहीं हुआ है। अब उसी तरह से एक्साइल फिलामेंट को इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं, एज स्टार्टेड एंटेरियर इफ अराइज फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। ये कैसा होता है आपका जो है डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज होने वाला जो है वो रहता है, वहीं से जो है वो स्टार्ट होता है। हिस्ट्री आते हैं तो हिस्ट्री में सन 1670 में फर्स्ट एंटोनी वॉन लियोन हॉक द्वारा माइक्रोस्कोप का उपयोग करके उन्होंने
एनिमल न्यूक्लियस में ऑब्जर्व किया था, एनिमल न्यूक्लियस उन्होंने ऑब्जर्व किया था, देखा था। अब उसके बाद क्या बोलता है, सन 1827 में वान बेयर ने स्पर्मेटोजोअन टर्म का यूज किया था। स्पर्मेटोजोअन जो है टर्म होता है उसका, उसने इस्तेमाल जो है इसमें किया था। अब आगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं। तो बोलता है ऑलमोस्ट ऑल स्पर्म हैव अ जर्नल एंड जो है कॉमन स्ट्रक्चर, जनरल एवं जो है वो कॉमन स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। देयर जनरल मॉर्फोलॉजी इंक्लूड्स हेड बॉडी एंड जो है टेल। कितने भाग में रहता है हमारे पास, जो है हेड के रूप में रहता है, बॉडी एवं जो है टेल रूप में जो है वो पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपका जो है ऑल स्पर्म सेल्स डू नॉट नेसेसरी लुक लाइक, ठीक है। ये जो है आपके कैसे होते हैं, इसमें 3 भाग इसमें पाया जाता है, हेड होता है, बॉडी होते हैं और टेल करके इसमें 3 भाग इसमें जो है पाया जाता है। अब बोलता है स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ अ हेड, बॉडी एवं जो है मिड सेक्शन एंड अ टेल, ठीक है। इसमें 3 भाग इसमें जो वो होता है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। ऊपर की ओर जो रहता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। यही एक्रोसोम क्या करेगा, एक्रोसिन यहाँ से निकलेगा तो जो ना पेलिसिडा की जो लेयर होता है उसको तोड़ने का काम जो है वो करेगा। इसके 3 भाग हुआ था, ये हेड था, ये मिड पीस है, ये जो है आपका टेल पीस, 3 भाग इसमें है। और ये आपका ऊपर की ओर जो है हेड के ऊपर में आपको पाए जाते हैं एक्रोसोम। अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ पर होता है हमारे पास क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस होता है जिसमें हैप्लॉइड यानी कि 23 क्रोमोसोम इसमें जो है वो रहता है। और इसको घेरे हुए पूरे को जो है घेरे हुए आपके पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है। और उसी के साथ साथ इसके साथ क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल भी पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रियोल इसमें होता है और ये डिस्टल सेंट्रियोल से आपका एक्साइल जो फिलामेंट है उसका जो है इसमें फॉर्मेशन होता है। और इसको घेरे हुए आपके पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको एनर्जी देने के लिए इसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को इसमें देखते हैं। तो स्पर्म में 3 प्रकार के संरचना हमको दिखाई देता है। पहला है कि इसमें स्पर्म का हेड। तो देखते हैं स्पर्म के हेड में क्या होता है। स्पर्म के हेड का व्यास जो है आपका 2.5 से 3.5 म्यू एम और लेंथ रहता है 4.0 से 5.5 म्यू एम होता है। इसका जो है लेंथ रहता है और इसका व्यास, इसको आपको याद में रखना है कि इसका व्यास कितना होता है, 2.5 से 3.5 म्यू एम रहता है और लेंथ रहता है इसका 4.0 से 5.5 म्यू एम इसका जो है वो लेंथ रहता है। इसकी जो साइज रहता है 1.50 टू 1.70 होती है, ठीक है। इसका जो है वो साइज है। अब क्या बोलता है, हेड से कंप्लीटली डेवलप्ड एक्रोसोम होता है जो 40 से 70% जो है हेड को जो है वो कवर करके रखता है, ठीक है। तो हेड के ऊपर में पाया जाता है एक्रोसोम और वो एक्रोसोम जो है 40 से 70% जो भाग होता है उसको पूरी तरह से उसको घेर कर जो इसमें जो है वो रखा रहता है, क्योंकि उसी के द्वारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरा होगा। क्या बोलते हैं इसमें, हेड रिलेशन। चलिए अब उसके बाद बोलते हैं इसमें हेड रीजन से न्यूक्लियस जो 23 जोड़े गुणसूत्र से कंसीडर होता है। तो हेड के जो हेड रीजन में आपके पाए जाते हैं न्यूक्लियस में 23 जोड़ा क्रोमोसोम इसमें जो है वो पाया जाता है। अब क्या बोलते हैं, नाभिक के अलावा पाए जाने वाली कुछ इसमें संरचनाएं और होता है। तो इसको देखते हैं क्या क्या पाया जाता है इसमें। एक्रोसोम जो है एक्रोसोमल कैप इसमें होता है, एक्रोसोम और एक्रोसोमल कैप अभी हमने देखे थे। तो क्या बोलता है, एक साथ 2 एक्रोसोम और एक्रोसोमल कैप्स एक्रोसोमल एरिया बनाते हैं, ठीक है। इसी साथ होगा एक्रोसोम और एक्रोसोमल कैप जो है वो एक्रोसोमल एरिया का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू आपके क्या बनेगा, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक्रोसोमल मैट्रिक्स में एक्रोसिन जैसी कई मटेरियल जो इसमें जो है पाया जाता है, ठीक है। एक्रोसोमल जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कई सारे इसमें एक्रोसिन जैसे मटेरियल इसमें जो है वो पाए जाते हैं। एंजाइम के अलावा एक्रोसोम में मेजॉरिटी आपका रूप में होता है आपका हेक्सोस्मीन व जो है ग्लूकोज लाइक जो है पॉलीसेकेराइड इसमें जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। हेक्सोस्मीन और ग्लैक्टोज लाइक जो है पॉलीसेकेराइड इसमें पाया जाता है। सोम इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व परमाणु झिल्ली के बीच के स्थान को जो है वो घेरता है, ठीक। अब उसके बाद बोलता है एक्रोसोम में ही एक जो है इंटरनल एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यानी कि इसको बोलते हैं एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो है वो बाहर की ओर रहेगा एक्सटर्नल एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और इनर की ओर रहेगा उसको बोलेंगे इंटरनल एक्रोसोमल मेम्ब्रेन इसमें जो है वो पाया जाता
है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसमें, एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन मेन रोल जो है वो प्ले करता है। जो एक्रोसोम होता है वो फर्टिलाइजेशन में जो है मेन रोल प्ले करता है। अब बोलता है एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है ओवम को अपने टेट कार स्पर्म को ओवम के अंदर जो है एंटर करने का है में काम करता है, यानी कि हेल्प करता है। ठीक, अब आएगा इसमें एक्रोसोम का फंक्शन। तो बोलता है एक्रोसोम रिएक्शन एक महत्वपूर्ण इवेंट है जो तब तक होती है जब तक स्पर्म अलग अलग जगहों पर ओवम के संपर्क में नहीं आ जाता है। एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पर, सम एनिमल्स में स्पर्म्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जोना पेलिसिडा के साथ स्पर्म संपर्क एक्रोकस प्रतिक्रिया शुरू करता है। अब क्या बोलते हैं उसके बाद है, यह कैल्शियम आश्रित इवेंट है जो बाहरी एक्रोसोम मेम्ब्रेन के एक्रोसाइटोसिस के परिणाम स्वरूप होने वाला रिएक्शन जो है वो होता है। ठीक, अब क्या बोलता है, यह एक्रोसोम एंजाइम एक्रोसिन को रिलीज करने की परमिशन देता है और ओवम जो है स्पर्म के अंदर जो है इंटर कर दिया जाता है होता है। ठीक, अब इसी तरह से इसमें एक्रोसिन और एक्रोसिन और प्रो एक्रोसिन जोना पेलिसिडा को लूज करती है। उसी तरह से इसमें बोलता है एक्रोसिन को इनएक्टिव जिमोजिन के रूप में जो है वो संग्रहित किया जाता है और एक्रोसोम के अंदर पीएच कम होता है, इस कारण जो है एक्रोसोम जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्रोसिन का पीएच जो है कम होने के कारण जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। अब आगे इसमें, जब यह जोना पेलिसिडा के टच में आता है तो ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम को जो है एक्रोसिन में बदल दिया जाता है। ठीक है, जब ये क्या होगा, जोना पेलिसिडा के संपर्क में जब आता है तो वहां पर पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो इसी कारण जो है वो एंजाइम को जो है एक्रोसिन में बदल दिया जाता है। ठीक है, जो पहले क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, प्रो एक्रोसिन था, उसको किस में हो गया, वो एक्रोसिन में जो है वो चेंज होकर जो है आ जाता है ना, और यह जो एक्टिव हो जाता है। और क्या बोलते हैं, और स्पर्म को जो है ओवम के अंदर जो है इंटर करने में हेल्प मिलती है। उसी तरह से होगा इसमें एग्रोसोम एंजाइम को जो है लाइसोसोमल एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है। एग्रोसोमल एंजाइम को लाइसोसोमल एंजाइम के रूप में जानते हैं। चलिए, अब उसके बाद इसमें न्यूक्लियस तो बोलेंगे, इसमें हेड स्पर्म का वह पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हेड का जो है 65% पार्ट होता है और इसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम इसमें जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें आएगा आपका वेन वन टाइम स्पर्म ओवम में इंटर करता है तो क्रोमोसोम 46 बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पर स्पर्म जो है ओवम के अंदर इंटर किया तो उसके पास कितना है, 23 पहले से है। अब कितना जाएगा, यहाँ से 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 इसमें जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, यह कुल 46 क्रोमोसोम होती है जो न्यू एनिमल के कैरेक्टर्स को जो है वो डोनेट करता है। ठीक है, जो न्यू एनिमल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको क्या करता है, इसमें डोनेट जो है वो करता है। आप बोलेंगे स्पर्म का हेड पूरे कोशिका में जो है आपका 10% फॉर्म बनाता है। स्पर्म का जो हेड होता है वो क्या करता है, वो पूरे कोशिका में 10% जो है भाग का निर्माण उसमें करता है। फिर आगे इसमें मीट पीस को देखते हैं। इसमें बोलेंगे मीट पीस हेड व टेल के बीच स्पर्म सेल का सेंट्रल पार्ट होता है ना, ये जो कहाँ पर पाए जाते हैं, सेंटर में होता है, टेल और जो हेड के बीच में पाया जाता है। और हेड की तरह मीट पीस कुल स्पर्म की लेंथ का लगभग 10% भाग जो है वो बनाता है। ठीक है, अब आगे इसमें जेनेटिक मटेरियल स्पर्म के सिर के विपरीत मीट पीस में आपके फंसकर भरे हुए माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनको आने जाने के लिए जो है वो क्या करेगा, एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करता है और तैरने के लिए उसको जो है आवश्यक एनर्जी का जो है उसको दिया जाता है। अब उसी तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्या नाम से जानते हैं, इसमें एपोप्टोसिस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें सेंट्रियोल, इसमें क्या बोलता है, सेंट्रियोल हेड व मीट पीस के बीच में स्थित स्पर्म का हिस्सा है, स्पर्म का हिस्सा होता है। और सेंट्रियोल जो है आपका सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स में स्पर्म एस्टर व जो है जाइगोट एस्टर में हेल्प वो करता है। ठीक है, और उसी तरह से इसमें सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, क्रोमोसोम का इसमें जो है एक्सचेंज है वो होता है, प्रतिक्रिया होती है। फिर आगे इसमें टेल रीजन देखते हैं तो क्या बोलता है, टेल स्पर्म का
एक पतली लंबी संरचना होती है जो स्पर्म की पूरी लंबाई का लगभग 80% जो है भाग बनाती है, और देखने से हमें लगता है कि टेल एक जो है कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, बट ये जो है वो कई पार्ट्स में जो है वो बटा हुआ रहता है। तो इसमें पहला आएगा हमारे में कनेक्टिव पिच। देखते हैं तो यह हिस्सा जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, आपका ये जो आपका जो है फ्लैजेलम के साथ जो है आपका हेड के साथ उसको जोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक है, अब उस तरह से इसमें होगा मिड पीस। देखते हैं तो कुछ जो है बुक्स में जो है मिड पीस को टेल का पार्ट जो है बताया गया है, लेकिन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इस प्रकार गति के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा को जो है प्रदान किया जाता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।